हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ओसामा आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे एमडीएससी पेपर 2 का जो एग्जाम है 1 सितंबर को, उससे रिलेटेड हम लोग एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट हो चुका है, उसका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर चुके हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसका सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है 1 सितंबर को एमडीएससी पेपर 2 का, उसके लिए वीडियो खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एफकेएमई यूनिवर्सिटी से है, जिसका सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, उसके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाले। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी कोई साथी है तो उस तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके नहीं और अच्छे से एग्जाम दे सके। तो जिसका है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जो कि यूजी सेमेस्टर 2 का 25-29 सेशन वाले के लिए वीडियो होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यूनिट 2 में जो पढ़ेंगे एमडीसी 2, जो कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है हमारा पेपर नहीं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यूनिट 2 है नहीं, मानव विकास, आहार संबंधित आवश्यकताएं और ऊर्जा चयापचय नहीं। अब बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, डाइटरी रिक्रूटमेंट एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है 1 नंबर में और 5 नंबर में, साथ ही साथ 15 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। वो सारा क्वेश्चन आपको अरेंज किया मिल जाएगा। और जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो क्या करें, आप हमें सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास के माध्यम से खाद्य परिवर्तन, मतलब किस तरह से हमारा इतिहास, जिसको बोलते हैं फूड चेंजेस थ्रू हिस्ट्री, मतलब इतिहास के साथ साथ किस तरह से हमारा खान पान का भी जो है वो सारा चीज परिवर्तन होता हुआ आ रहा है। नहीं, किस तरह से पहले इंसान खाना खाते थे, क्या स्टोर करके रखते थे, या फिर पहले इंसान कहीं पे आवाज कर पा रहे थे नहीं या नहीं करते थे, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हम लोग टॉपिक है वो है इतिहास के माध्यम से खाद्य परिवर्तन। क्या है? इतिहास के माध्यम से खाद्य परिवर्तन। नहीं, तो बोलते हैं इतिहास के माध्यम से खाद्य परिवर्तन मतलब फूड चेंजेस थ्रू हिस्ट्री। नहीं, अब बोलते हैं मानव के भोजन में समय के साथ बहुत परिवर्तन हुआ, मतलब समय के साथ इंसानों का खाने पीने का भी तरीका बदलता रहा। नहीं, बोलते प्रारंभिक मानव प्रकृति से सीधे भोजन प्राप्त करते थे, मतलब पहले जो इंसान हुआ करते थे, अगर हम बात करें सबसे शुरू में जब इंसान रहना शुरू किया तो उस टाइम क्या करते थे, प्रारंभिक मतलब इनिशियल स्टेज की बात करें तो क्या करता था, इंसान सीधा भोजन को क्या करता था, प्रकृति से प्राप्त करते थे। नहीं, अब बोलते हैं धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे शिकार, खेती, पशुपालन और खाद्य पदार्थों को पकाने का तकनीक का विकास हुआ। और धीरे धीरे से जैसे इंसानों का विकास हुआ तो धीरे धीरे क्या किया, उसने शिकार करना शुरू किया। नहीं, खेती करने का भी थोड़ा सा ढंग को सीखा, नहीं पशुपालन और खाद्य पदार्थों को पकाने का। पहले ऐसे कच्चा मतलब डायरेक्ट प्रकृति से जो मिलता था उसको खा जाया करते थे। नहीं, लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीजों का विकास हुआ तो खेती करने लगा, शिकार करने लगा और साथ ही साथ खाद्य पदार्थों को पकाने का भी तरीका सीख लिया। नहीं, अब बोलते हैं मानव के भोजन के विकास को मुख्य रूप से निम्न कालों में समझा जा सकता है, मतलब इंसानों को देखें किस तरह से विकास हुआ, इनका खाने का या फिर खाना को स्टोर करने का जो इन लोगों के पास दिमाग आया, या फिर किस तरह से इंसान पहले डायरेक्ट प्रकृति से जो भी भोजन मिलता था उसको खाते थे, ना तो उसको स्टोर करने का, ना पकाने का, ना शिकार करने का कुछ मतलब मालूम नहीं था उन सारी चीजों के बारे में। नहीं, तो सबसे पहले अगर बात करें क्या बोलता है, पूरा पाषाण काल का। नहीं, पूरा पाषाण काल जिसको कि हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में देख लेते हैं। बोलते हैं ये मानव इतिहास का बहुत ही प्राचीन काल था। और ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल ये क्या है, मानव इतिहास का बहुत ही प्राचीन मतलब बहुत ही पुराना काल था। नहीं, इस समय मानव मुख्यतः शिकार और संग्रह करके भोजन प्राप्त करते थे। और उस समय में मतलब पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो उस टाइम में इंसान क्या करता था, शिकार और संग्रह करके भोजन को करते थे, मतलब शिकार करने के लिए उस टाइम लोग सीख गए थे। कब? मतलब पैलियोलिथिक एज, या जिसको कि बोलते हैं पूरा पाषाण काल में। नहीं, अब बोलते हैं भोजन का उस टाइम में क्या सोर्स था, पूरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक एज में लोग भोजन कैसे करते थे, तो जंगली जानवरों का मांस खाते थे। नहीं, उसका शिकार करते थे और उसी को क्या करते थे, उसका मांस खाते थे। ये उसका क्या था, भोजन का मुख्य स्रोत था, यही रिसोर्सेज था उनके पास, जंगलों में रहते थे और वही जो जानवर होते थे उसको मार करके वो अपने भोजन के तौर पे उसका इस्तेमाल भी करते थे। नहीं, जैसे मछली को मारना, जंगल में जो फल होते थे उसको खाते थे। नहीं, कंद मूल और बीज और जंगली पौधे, ये सारा चीज जो मतलब शुरू की बात करें, मतलब पैलियोलिथिक एज की बात करें तो उस टाइम में लोग क्या करते थे, इन सारी चीजों को अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते थे। बोलता इस समय मानव मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्रह मतलब ह्यूमन
गेदर था, मतलब उस समय क्या करते थे ये लोग, ये मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्रह करता था। नहीं, ये किस टाइम की बात हो रही थी, ये था हमारा पूरा पाषाण काल। अब आया था मध्य पाषाण काल, जिसको कि मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं। बोलते हैं इस काल में मानव के जीवन में धीरे धीरे से परिवर्तन आया। किस तरह से हम लोग देखें, पहले सिर्फ प्राकृतिक से डायरेक्ट जो चीज मिलता था उसको इंसान खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ, इंसानों का विकास हुआ, मनुष्य का, मानव का विकास हुआ, तो किस तरह से इन्होंने शिकार करना सीखा। नहीं, अब बोलता है इस काल में यानी कि मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, बोलता है मानव जीवन में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन मतलब तब्दीली आनी शुरू हुआ। शिकार और संग्रह के साथ साथ भोजन प्राप्त करने के लिए तरीके भी विकसित हुए, और शिकार और भोजन को संग्रह मतलब स्टोर करके रखने के लिए उसका जो हुआ, उन सारी चीजों के तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी या फिर बोल सकते तकनीक का भी धीरे धीरे विकास हुआ। यह कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। नहीं, अब अगर इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, छोटे जानवरों का शिकार करना, और इन्होंने क्या किया, मतलब छोटे जानवरों को शिकार करना भी सीखा और उसको स्टोर करके भी रखते थे, और दूसरे दिन या फिर सकते हैं उसको स्टोर करके रखते थे, जब उसको खाने की जरूरत होती है उसको खाया करते थे। नहीं, जैसे मछली पकड़ना हो गया, जंगली पौधे और फलों का संग्रह करने लगे, मतलब जंगल में जितने भी पौधे होते थे और जो खाने योग्य हो, और जितने भी फल होते थे उसको क्या करते थे, स्टोर करके रखते, मतलब जमा करके रखते थे। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अनाज को एक बार उपजाते हैं और उसको किस तरह से हम अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे एक कोठी जैसा होता है, उसमें उस अनाज को क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं, ताकि उसको सालों साल हम लोग खाते नहीं, एक बार अनाज को उपजाते हैं उसको सालों साल हम लोग खाते हैं। तो इस तरह का उन लोगों में भी थोड़ा सा दिमाग विकसित होने लगा, मतलब ये बुद्धि उन लोगों में विकसित होने लगा मध्य पाषाण काल में। नहीं, अब आया था नव पाषाण काल, जिसको कि नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नियोलिथिक एज भी बोलते हैं। बोलते हैं नव पाषाण काल में मानव के भोजन के इतिहास में क्या हुआ, मानव के भोजन के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन आया। मानव ने कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया, मतलब नव पाषाण काल में ही यहाँ के मानव ने क्या किया, मतलब पशुपालन मतलब जानवरों को पालने का शुरू कर दिया, और साथ ही साथ मतलब कृषि मतलब खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। ये कब हुआ, ये हुआ नव पाषाण काल, या मतलब नियोलिथिक एज में इंसानों ने या फिर मानव ने क्या किया, खेती और पशुपालन का काम स्टार्ट कर दिया। नहीं, अब बोलता है अब वो केवल प्रकृति से भोजन प्राप्त करने पर निर्भर नहीं रहे, और जब उन्होंने पशुपालन और कृषि से रिलेटेड काम करने लगे तो वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि स्वयं भोजन का उत्पादन करने लगे। और क्या करने लगा, खुद से भोजन का उत्पादन करने लगा। जब कृषि करने लगा तो खेती बाड़ी से वो खुद से क्या करने लगा, भोजन उत्पादन करने लगे। जब शुरू की बात किया तो वहां पे डायरेक्ट वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था। नहीं, जैसे बात करें नव पाषाण काल की नियोलिथिक एज की, तो वहां पे क्या क्या उपजाने लगा, गेहूं हो गया, जौ हो गया, विभिन्न अनाज, दालें, फल एवं सब्जियां, पशु से प्राप्त दूध आदि, ये सब क्या हुआ, जब पशुपालन करने लगे तो ये सारा उसका भोजन का सोर्स या फिर भोजन में तब्दीली आने लगा। नहीं, अब बोलते हैं इस काल में बोलता है अस्थायी बस्तियों का विकास भी, और नव पाषाण काल में भी क्या हुआ कि इस काल में अस्थायी बस्तियों, पहले क्या होता था जंगलों में घूम रहते थे और कोई अस्थायी घर नहीं हुआ करता था, तो इसी मतलब नव पाषाण काल में भी क्या किया, मानव ने अपने अस्थायी बस्तियों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया था। नहीं, अब हम लोग देख लेते चौथा पॉइंट में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और खाद्य उत्पादन काफी विकसित था। मतलब कहने का सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो उसमें क्या था, मतलब सभ्यता की बात करें तो वहां कृषि और खाद्य उत्पादन की मतलब खाने योग्य जो भी था उनकी प्रोडक्शन मतलब विकसित था, मतलब थोड़ा सा डेवलप कर गया था। नहीं, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के अनाज और यहाँ पे क्या करते थे, मतलब सिंधु घाटी वैली जिसको बोलते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या मतलब क्या करने लगे, खाद्य का उत्पादन भी करने लगे, मतलब ये सारा चीज का विकसित भी हो गया। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, फल और अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग करते थे। कब, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में। नहीं, अब बोलते इसका प्रमुख पदार्थ क्या क्या था, ये क्या क्या चीजों को उपजाते थे। नहीं, मतलब गेहूं, जौ, चावल, दालें, तिल, ये सारा चीज उस टाइम उन्होंने क्या करना, मतलब उत्पादन करना शुरू कर दिया था। नहीं, फल एवं सब्जियां था, दूध और पशु उत्पाद, ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये सारा चीज शुरू हो गया था। नहीं, अगर हम बात करें, बोलता है कि इससे पता चलता है कि समय तक मानव का भोजन शिकार और संग्रह से आगे बढ़कर कृषि आधारित भोजन व्यवस्था में बदल चुका है। मतलब समय की अगर बात करें, जिस तरह से धीरे धीरे समय बदलता गया, तो मतलब बोलता है इससे क्या पता चलता है कि समय तक मानव को, मतलब इस समय तक अभी की अगर बात करें तो भोजन और शिकार और संग्रह से आगे बढ़ कृषि आधारित भोजन व्यवस्था में बदलाव आ चुका है। जैसे हम लोग भी अभी देख रहे हैं किस तरह से हम लोग अपना भोजन को किस तरह से उत्पाद करते हैं, उसको संग्रह मतलब स्टोर करके रखते हैं और पूरा हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं जब हमको जरूरत पड़ती है उसकी। नहीं,
अब बोलता है कि भोजन का भूगोल क्या है, मतलब भारत में खाद्य अनाजों का भौगोलिक वितरण भी, मतलब यहाँ पे देखना कि अगर हम भारत की बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे देखना कि भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के वजह से यहाँ पे लोगों के खान पान में भी बहुत सारे विविधता हमको देखने को मिलती है, मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है नहीं, खाने पीने की अगर बात करें तो उसमें भी हमको क्या मिलता है, बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। वही बोलते हैं भारत में खाद्य अनाजों का भौगोलिक वितरण, बोलता है भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी, वर्षा और तापमान अलग अलग होता है, और भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ का क्लाइमेट की अगर बात करें, वहाँ का जलवायु की बात करें, या फिर वहाँ के तापमान की मतलब टेम्परेचर की बात करें, वहाँ की मिट्टी या फिर वर्षा की बात करें, तो ये सब जगह पे आपको क्या मिलेगा, मतलब पूरा डाइवर्स मिलेगा, मतलब विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। इसलिए बोलता है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अनाज का उत्पादन होता है। जब वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, तापमान अलग होगा, वर्षा मतलब अलग होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लोग क्या करेंगे, वहाँ के उत्पादन में भी तो मतलब तब्दीली दिखेगी नहीं। तो वही बोला है कि अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, मिट्टी, वर्षा और तापमान अलग अलग होते हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अनाजों का उत्पादन और अलग अलग जगहों पे जैसे कि उत्पादन देखने को मिलेगा। कोई किसी के वहां ज्यादा गेहूं का उत्पादन होगा तो कोई किसी और चीज की उत्पादन करता है नहीं, तो ये सारा चीज हमको देखने को मिलता है, क्योंकि भारत क्या है, एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है भारत का नहीं। अब बोलते हैं चावल, जैसे अगर चावल की बात करें तो बोलते हैं चावल को अधिक गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है। अगर चावल की खेती की बात करें, जैसे कि धान की अगर बात करें, पेडी जिसको बोलते हैं, इसको उपजाने के लिए हमको तापमान भी अधिक मात्रा में चाहिए और इसको पानी भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब जहाँ का क्लाइमेट वैसा रहेगा वहां पे चावल की खेती क्या होगी, ज्यादा होगी नहीं। अब बोलते हैं प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें, जहाँ पे चावल या फिर बोल सकते हैं पेडी या फिर धान की जो खेती होती है, पूर्व और उत्तर, बोलता है क्या बोलता है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तथा तटीय क्षेत्र में इसका क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। मतलब भारत की अगर बात करें, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तथा तटीय क्षेत्र में क्या होता है, इसका उत्पादन, मतलब चावल के उत्पादन कहने का मतलब है धान की उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इसकी हम बात करें, मुख्य राज्य की बात करें, जैसे आप बात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पे भी चावल की खेती अच्छी खासी होती है। उड़ीसा की बात करें, बिहार हुआ, आसाम हुआ, आंध्र प्रदेश, इस जगह पे क्या होती है, मतलब धान की खेती अच्छा खासा होता है नहीं। अब दूसरे नंबर पे आया था गेहूं, जिसको कि वीट बोलते हैं। बोलते हैं गेहूं मुख्यतः ठंडे मौसम में उगाया जाता है, और गेहूं को उपजाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब मौसम क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, मतलब कोल्ड होना चाहिए नहीं। अब बोलता है और इसे मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसको जो वर्षा की जरूरत पड़ती है वो बहुत ही कम बारिश की जरूरत पड़ती है नहीं, किसको, गेहूं को उपजाने के लिए। अब जहां का ऐसा क्लाइमेट रहेगा वहां पे गेहूं की उत्पादन क्षमता या फिर उत्पादन ज्यादा होगी नहीं। बोलते हैं प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में क्या होगा, गेहूं की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि वहां का मौसम ठंडा होता है और बहुत ही कम बारिश की भी जरूरत पड़ती है, मतलब गेहूं के उत्पादन में नहीं। अगर इसकी बात करें, इसकी कौन से प्रमुख राज्य है जहाँ पे गेहूं की खेती अच्छा खासा होता है, तो वो इसमें क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खेती मतलब अच्छी खासी खेती होती है, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट वहाँ के हिसाब से, मतलब गेहूं के हिसाब से ठीक ठाक है नहीं। अब तीसरे नंबर पे आता है मक्का, जिसको कि मेज बोलते हैं। बोलते हैं मक्का विभिन्न प्रकार की जलवायु में उग जाता है या फिर उगाया जा सकता है। ये जो मकई है ये विभिन्न प्रकार की जलवायु में, क्लाइमेट में क्या कर सकता है, इसको उगाया जा सकता है, मतलब अलग अलग क्लाइमेट या फिर वहाँ की जलवायु रहेगा तो वहां पे भी क्या किया जाएगा, मकई या फिर मक्का को उपजाया जा सकता है। अगर इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में मकई की खेती बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा नहीं। अब चौथे नंबर पे आता है ज्वार नहीं। ज्वार एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है नहीं, मेट, या फिर बोलते हैं यह अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। मतलब जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता है कि वर्षा बहुत कम होते हैं तो वहाँ पे इस सारे चीजों की खेती आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे इसको पानी की भी जरूरत बहुत कम होती है, वर्षा की उतनी जरूरत नहीं होती है जितना अपेक्षाकृत अगर बात की जाए, जितना उसको पानी मिलना चाहिए उतना नहीं भी मिलता है, फिर भी ये वहाँ इसकी उत्पादन अच्छी खासी देखने को मिलते हैं। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं मोटा अनाज है, अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है, किसको, ज्वार को। अगर इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि में ज्वार की खेती आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बाजरा है नहीं, क्या है, बाजरा है। बोलते हैं बाजरा गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता है। और बाजरा की अगर खेती की बात करें, इसको बहुत ही क्या मतलब होता है, बहुत ही गर्म रहेगा या फिर सूखा, जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती हो नहीं, इस तरह के क्षेत्र में भी अच्छी तरह से ये उग जाता है, क्या, बाजरा। अगर इसके मुख्य क्षेत्र की बात की, जैसे राजस्थान नहीं, वहाँ पे पूरा सूखा आपको मिलेगा, शुष्क और बहुत गर्म भी रहता है, तो वहाँ पे बाजरा की खेती आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ गुजरात की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पे आपको बाजरा की खेती देखने को मिल जाएगी नहीं। उसके बाद रागी है
क्या है, रागी। बोलते हैं रागी भी एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, जिससे से ज्वार या फिर बाजरा है, उसी तरह से इसको भी माना जाता है एक मोटा अनाज में। और इसे पोषक तत्वों यानी विशेषकर कैल्शियम के अच्छे स्रोत के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि रागी जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है। और बोलता है कि अच्छे स्रोत के रूप में इसको क्या जाता है, जाना जाता है। किसको, रागी को, मतलब कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर इसकी क्षेत्र की बात करें, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको रागी की खेती देखने को मिल जाएगा। अब आए थे अनुशंसित आहार भत्ता, जिसको आरडीए बोलते हैं। बोलते हैं आरडीए का पूरा नाम है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नहीं, अब इसका क्या अर्थ है पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या बोले, किसी स्वस्थ व्यक्ति की आयु, मतलब एक अच्छा खासा इंसान की आयु, लिंग और जीवन की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्वों की अनुशासित या फिर अनुशंसित मात्रा मिलना चाहिए। मतलब जिस तरह से होता है, सब एज में सबका खाना या फिर खाने का खुराक अलग अलग हो सकता है। नहीं, एक बच्चे की खुराक या फिर एक जवान की खुराक, दोनों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका बहुत ज्यादा आयु हो गया, उसके खाने में या फिर उसका भोजन का जो होगा, मतलब वो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। नहीं, एक बच्चे के खाने का या और एक नौजवान या फिर एक बूढ़े के खाने के मतलब एज के साथ साथ आपको बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलेगी। आरडीए कहने का मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का मतलब है का उपयोग ये समझने में किया जाता है कि शरीर को सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की लगभग कितनी मात्रा चाहिए। नहीं, मतलब एक जिस तरह का एज होता है उसी के हिसाब से उसको खाने की जरूरत होती है। नहीं, जैसे बच्चों को बहुत कम खाना मिलता है और उसको बहुत कम खाने की जरूरत होती है। नहीं, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसका खाने का भी थोड़ा सा क्या होता है, खान पान में भी उसकी थोड़ी सी वृद्धि होती जाती है। नहीं, आरडीए अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। मतलब आरडीए क्या हो सकता है कि जिसको आरडीए किसको बोलेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। मतलब इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए, मतलब सब के लिए क्या होगा, ये अलग अलग हो सकता है उसके एज के हिसाब से। नहीं, या फिर उसके लिंग के आधार पे भी ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पोषण की आवश्यकता इन बातों पर निर्भर करती है। और पोषण की आवश्यकता किन किन बातों पर निर्भर करती है वो देख लेते हैं। जैसे किसी का आयु हो गया, मतलब एज कितना है, लिंग क्या है, जैसे मेल है या फिर फीमेल, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके हिसाब से भी खाने में क्या हो सकता है, इन सब चीजों पे निर्भर करते हैं। जैसे शारीरिक गतिविधि, अब कोई एक इंसान है दिन भर बैठा रहता है और एक इंसान है जो दिन भर काम करता है, तो दोनों के मुकाबले में खाने में भी आपको क्या मिलेगी, अलग अलग देखने को। मतलब जो दिन भर काम करता है वो ज्यादा खाना कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो ज्यादा उसकी गतिविधियां चल रही है, मतलब उसके शरीर की गतिविधि के हिसाब से भी खाना का निर्भर करता है, मतलब खाना निर्भर करता है। जैसे गर्भावस्था, मतलब जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम में भी क्या होता है, उस टाइम भी खाने में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगा। मतलब स्तनपान, जैसे बच्चे जब दूध पी रहे होते हैं, मतलब शिशु जिसको बोलते हैं नवजात शिशु, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसके भी खान पान में आपको विविधता देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति, अब जैसे कोई बीमार आदमी है, एक स्वस्थ आदमी और बीमार आदमी, दोनों में आपको क्या मिलेगा, खाने का जो होगा, मतलब दोनों के खाने की स्थिति या फिर बोल सकते हैं जो खाना होगा वो दोनों के में अलग मिलेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा खाना खाएगा और एक जिसका मतलब अस्वस्थ है या फिर जो बीमार व्यक्ति है वो कम खाना कंज्यूम करता है। जैसे हम लोगों में होता है, जब हमारा तबियत खराब होता है तो हम लोग खाने का मन नहीं करता है। तो ये इन चीजों पर निर्भर करता है कि वो कितना खाना खाएगा। ये सारा चीज आयु हो गया, नहीं लिंग पे भी निर्भर करता है। अब बोलते हैं संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट कहने का मतलब है कि हमारे जो पोषक तत्व है उसमें वो सारा चीज सही या फिर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब बोलते हैं ऐसा आहार जिनमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब ऐसा आहार जिसमें शरीर को, मतलब हमारे शरीर को क्या क्या जरूरत है उसके अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में क्या हो, मतलब हमारे शरीर को किन किन चीजों की जरूरत है वो सारा चीज उचित मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में और अनुपात में मौजूद हो, संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर को किन किन चीजों की जरूरत है वो सारा चीज उस भोजन में रहना चाहिए, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, नहीं प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज मिनरल्स हो, वसा हो, ये सारा चीज मतलब एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जो कि हमारे शरीर को उसकी जरूरत है। नहीं, अब बोलते हैं इसके मुख्य रूप की अगर बात करें या फिर बोले बैलेंस डाइट में कौन कौन से भोजन या फिर कौन से पदार्थ शामिल है, जैसे इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। नहीं, प्रोटीन जिसको कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। नहीं, जैसे वसा हो गया, ये भी हमारे क्या करता है, ऊर्जा को या फिर बोल सकते हैं एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल हमारा शरीर करता है। जैसे विटामिन हो गया, खनिज जल,
फाइबर, ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज हमारे भोजन में मतलब पर्याप्त मात्रा में जितना हमारे शरीर को जरूरत है उसके हिसाब से जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस डाइट बोल देंगे, मतलब संतुलित आहार बोल देंगे। अब बोलता है संतुलित आहार का महत्व क्या है, मतलब बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। जैसे भोजन करते हैं वो क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। वृद्धि और विकास में भी सहायता करता है, मतलब जो भोजन करते हैं वो हमारा भोजन से क्या होता है, हमारा शरीर का भी विकास होता है और जो भी कह सकते हैं हमारे शरीर को जरूरत होती है उन सारी जरूरतों को भी पूरा करता है। नहीं बोलता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में मदद करता है और रोगों से या फिर बीमारी से लड़ने के लिए भी ये हमारे लिए काम करता है। नहीं बोलते है शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है और हमारे शरीर में जो भी टूटता फूटता है उसको मतलब रिपेयर, मतलब उसको सही करने का भी काम हमारा करता है। नहीं बोलते शरीर के ऊतकों को मरम्मत करता है, साथ ही साथ बोले शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखने में सहायता करता है और शरीर के जितने भी नॉर्मल से काम है उन सारे काम को करने के लिए हमें बैलेंस डाइट या फिर भोजन की जरूरत पड़ती है। नहीं अब आया था ऊर्जा चयापचय। नहीं क्या आया था, ऊर्जा चयापचय, जिसको कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब बोलता है चयापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, शरीर में होने वाले उन सभी रासायनिक क्रियाओं के समूह जिनके द्वारा भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। मतलब हम जो भोजन करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज जरूरी है उन सारे चीजों को मतलब क्या करता है हमारा शरीर इस्तेमाल करता है, उसी को क्या बोल देते हैं, चयापचय बोल देते हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नहीं अब देख लेते हैं, बोलता है ऊर्जा चयापचय में भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं उसमें जितने भी जरूरी चीज है वो सारा जरूरी चीज क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी काम है उसको करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं ऊर्जा शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या बोलता है, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होती है और ऊर्जा या फिर एनर्जी हमारे शरीर के लिए जरूरत है, मतलब जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये मतलब हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। मतलब जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे एक भूखा इंसान मतलब अगर रहता है तो उसको काम करने में भी शरीर मतलब उसका थोड़ा सा लूज हो जाता है, लेकिन वही इंसान खाया पिया रहेगा तो उसका मतलब उसको एनर्जी मिलता रहता है तो वो हर चीज को आसानी से कर सकता है। नहीं अब बोलता है जैसे अगर हम ऊर्जा की बात करें, बोलता है ऊर्जा शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है, मतलब जरूरी है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ती है। जैसे चलने फिरने के लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत चाहिए। अब दिन भर चलो आप भूखे पेट हैं तो दिन भर नहीं चल सकते। नहीं उसके बाद बोलता है सांस लेने के लिए, हम जो सांस लेते हैं इसके लिए भी हमको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। नहीं उसके बाद बोलता है हृदय की धड़कन मतलब हमारा हार्ट बीट जो है इसके लिए भी क्या करता है, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ शरीर का तापमान बनाए रखने में, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी बनाने के लिए हमको एनर्जी की मतलब बनाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बोलता है वृद्धि और मरम्मत के लिए, मतलब हमारे शरीर का भी विकास हो, साथ ही साथ जो भी चीज हमारे शरीर में टूटता फटता है उसके मरम्मत मतलब रिपेयरिंग के लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और बोलता है कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं के और हमारा सेल जो कार्य कर रहा है हमारे शरीर में इसकी विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या होता है, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब छठा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का टूटना, हम जो भोजन करते हैं वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का टूटना होता है और उसके ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ग्लूकोज टूटता है और उससे हमको क्या होता है, हमारे शरीर को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया कोशिका को क्या बोलता है, साइटोप्लाज्म में होती है। और ये प्रक्रिया मतलब ग्लूकोज का तोड़ना ये किसमें होता है, कोशिका मतलब हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ये क्रिया होती है। नहीं अब अगर बोले हम सरल में इसकी बात करें, ग्लूकोज या पायरुवेट ऊर्जा जिसको कि एटीपी बोलते हैं, एटीपी की अगर मतलब की हम बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका मतलब होता है। अब होता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ग्लूकोज से क्या होता है, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलता है। अब एटीपी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एटीपी भी कहते हैं। अब बोलता है एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, या फिर बोल सकते हैं ये एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये कोशिका की क्या है, मुद्रा है। कहने का मतलब है एनर्जी करेंसी है। कौन, मतलब ये एटीपी क्या है, हमारे सेल का अगर बात करें तो ये ऊर्जा मुद्रा कहने का मतलब है एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाएं इससे क्या करता है, विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है। ये एटीपी जो है अब कोशिका अपने काम के लिए इसके विभिन्न रूप में इसका इस्तेमाल करती है। नहीं अब क्रेब्स चक्र क्या होता है इसके भी देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, अब बोलते हैं क्रेब्स चक्र को क्रिटिकल एसिड साइकिल या टीसी एक साइकिल भी कहा जाता है। यह बोलता है ये कोशिका
श्वसन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें भोजन से प्राप्त पदार्थ के आगे ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, यह प्रक्रिया मुख्यतः क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जिससे कि आप लोगों को पता होगा, जो कि सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। मोटे माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। बोलते हैं क्रेब्स चक्र में सीधे थोड़ी एटीपी या फिर जीटीपी ऊर्जा बनती है तथा NADH और FADH2 जैसे ऊर्जा स्मृति पदार्थ बनते हैं जो आगे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एटीपी निर्माण में सहायता करते हैं। नहीं, अब इसके बाद जैसे भोजन है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस है, पायरूवेट है, क्रेब्स चक्र, उसके बाद हमें क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जिसको कि BMR भी बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, अब BMR का पूरा नाम क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक हो सकता है, ये आपको एक नंबर में लिखने के लिए पूछ दें। नहीं, अभी तो हम लोग इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करने वाले हैं। अब बोलता है BMR का पूरा नाम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। अब पूर्ण विश्राम की स्थिति में, मतलब पूर्ण विश्राम के मतलब आराम की स्थिति में शरीर की आवश्यक जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए जितनी न्यूनतम मतलब मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। नहीं, विश्राम अवस्था में जो हमारे शरीर को मिनिमम ऊर्जा की या फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं। नहीं, अब बोलता है BMR की ऊर्जा का उपयोग शरीर की आवश्यक क्रियाओं के लिए होती है और ये BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट का इस्तेमाल क्या करता है, विभिन्न क्रियाओं के लिए हमारा शरीर उपयोग करता है। जैसे सांस लेना हो गया, हृदय की धड़कन मतलब हार्ट बीट हो गया, नहीं, रक्त संचार और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में इसमें भी इसका काम होता है। शरीर का तापमान बनाए रखने और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में इसका काम होता है। मस्तिष्क और अन्य अंगों की मूलभूत क्रिया या BMR को प्रभावित करने वाले कारक अगर बात करते हैं, क्या बोला, मस्तिष्क और अन्य अंगों को मूलभूत क्रिया कहा जाता है BMR को। अब बोलते हैं BMR को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, जैसे आयु हो गया, नहीं मतलब एज उसका हो जाएगा, उसके साथ साथ लिंग हो जाएगा, वो किस मेल फीमेल, शरीर का आकार और संरचना, हार्मोन, शरीर का तापमान, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सारा क्या हो जाएगा, इसके प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। अब बोलता है कि तरल और इलेक्ट्रॉन संतुलन, फ्लूइड और इलेक्ट्रॉन संतुलन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन क्या है। नहीं, अब बोलता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मानव शरीर का एक बड़ा भाग जल यानी वाटर से बना है। हमारा शरीर का जो है सबसे बड़ा भाग, अगर शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्या है, वाटर ही है। तो हमारा शरीर क्या है, बड़ा भाग जल से बना है। बोलता है शरीर में जल विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है और हमारा जल जो है हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पे पाया जाता है और ये शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है और जितने भी काम होता है इसके लिए हमारा वाटर क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जल के अगर प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। जल ही जो हमारे शरीर में इतना सारा जल है वो क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम पोषक तत्वों को पहुंचाना, मतलब जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारे पूरे शरीर तक उसको पहुंचाने का भी काम करता है। अब बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको भी क्या करता है, बाहर निकालने में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नहीं, उसके बाद रासायनिक क्रियाओं में भी हमारा वाटर बहुत ही योगदान देता है। नहीं, अब बोलते हैं रक्त समान आयतन को बनाए रखने में भी सहायता करता है और रक्त का समान आयतन बनाए रखने में भी वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है। अब बोलता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बोलता है इलेक्ट्रोलाइट वह खनिज पदार्थ जो शरीर के तरल पदार्थ में घुलकर क्या करता है, विद्युत आवेश वाले कणों यानी आयनों, जिसको के आयन के रूप में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। नहीं, ये सारा चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नहीं ये सारा क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्या है, क्लोराइड है, उसके बाद बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, आदि क्या है, ये सारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कार्य की बात करें, इसके काम की बात करें, वर्ग की बात करें तो क्या हो जाएगा, शरीर में क्या करता है, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में वाटर का संतुलन मतलब बैलेंस बनाए रखता है। अब होता है तांत्रिका संदेश में सहायता करता है और तांत्रिका जो कि हमारे शरीर का जितना वह होता है, जिसको कि हम लोग संदेश या फिर बोल सकते हैं संदेश सूचक भी कहा जाता है, वो क्या करता है, पूरे शरीर में उसका क्या काम रहता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है तांत्रिका को। अब होता है मांसपेशियों के कार्य में सहायता करता है और हमारे जो मांसपेशियां होते हैं उसमें भी, उसके भी कार्य में भी ये काम करता है, कौन, इलेक्ट्रोलाइट ने। अब होते हैं शरीर के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में भी इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है और बोलता है साथ ही साथ कोशिका के सामान्य कार्यों में सहायता करता है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब होता है शरीर के तरल पदार्थों के इलेक्ट्रोलाइट संचरण। अब होते हैं शरीर के तरल पदार्थ मुख्य रूप से दो बड़े भागों में बांटा जाते हैं, कोशिका द्रव्य और क्या बोलता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है और कोशिका द्रव्य जो है ये सेल के अंदर पाया जाता है। बोलते ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। इनमें क्या होता है, पोटेशियम और फॉस्फेट जैसे आयनों का मात्रा अपेक्षाकृत होती है। नहीं मतलब जितना उसको चाहिए उतना ही होता है। अब बोलता है बाह्य कोशिका द्रव्य। नहीं,
जिसको बोलते हैं ये कोशिका के बाहर पाया जाता है। बाह्य कोशिका द्रव की अगर बात करें तो ये कोशिका के बाहर पाया जाता है। इसमें रक्त का प्लाज्मा और ऊतकों के बीच का द्रव्य शामिल होता है। ये सारा चीज है नहीं। अब बोलते हैं इसमें सोडियम और क्लोराइड जैसे आयनों का मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये सारा चीज हमारा है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जीवन चक्र, जिसको कि लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। मनुष्य के जीवन के अलग अलग चरणों में पोषण की आवश्यकताएं बदलती रहती है नहीं। अब इंसान का जो है वो सारा जो है क्या करता है, मनुष्य के जीवन अलग अलग चरणों में, अब जो कोई बच्चा है या फिर कोई जवान अवस्था में या फिर कोई जिसका एज बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं, उसको पोषण की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है नहीं। अगर इसकी बात कर ले जैसे गर्भावस्था में नहीं, स्तपान में या फिर शेषावस्था में, बचपन में, वयस्कता में, इन सारी चीजों में क्या होता है, पोषण की अलग अलग जरूरत पड़ती है। अब बोलते हैं गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में बच्चे के विकास के साथ साथ माँ के शरीर में भी कई परिवर्तन होते हैं, इसलिए संतुलित और पर्याप्त आहार आवश्यक होते हैं। मतलब जब लेडीज या फिर बोलते लेडीज क्या होता है प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में क्या होना चाहिए, उसके बच्चे के लिए साथ ही साथ उसके माँ के शरीर के लिए भी वो सारा परिवर्तन जो होते रहता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए संतुलित या फिर बैलेंस या फिर पर्याप्त आहार उसको मिलना चाहिए नहीं। अब बोलते हैं विशेष रूप से आवश्यक पोषक तत्वों की अगर बात करें उस टाइम में जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उस टाइम में तो प्रोटीन, आयरन, क्या बोलते हैं फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब बोलते हैं उचित पोषण माँ और भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं नहीं। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं स्तनपान के दौरान पोषण। अब बोलते हैं स्तनपान के दौरान पोषण क्या, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर को पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, पानी और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब जब एक बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जब उसके बच्चे उसका दूध जो पीते हैं उस टाइम में माँ को भी इन सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि उसके साथ साथ उसके बच्चे के अंदर भी वो सारा चीज ट्रांसफर होता है नहीं। अब बोलते हैं माँ के भोजन की गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्तन का दूध शिशु के लिए प्रारंभिक वयस्क का अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण होता है और बच्चे के लिए वो जो माँ का दूध होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारे प्रतिरोधक क्षमता भी रहता है जो कि बच्चे को बीमार होने से भी रोकता है नहीं। तो ये सारा चीज था, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी है, वो सारा चीज भी हम लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ से जो बचा हुआ है वो सारा चीज थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर आपको ये सारा क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कीजिए, हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो जिसमें कि आपको क्या हो जाएगा, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा नहीं, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब इसमें क्वेश्चन हमें ऐड किए हैं। इससे पहले भी एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का, जो कि फर्स्ट यूनिट था, ये सेकंड यूनिट था। सेकंड यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था वो सारा चीज क्लियर करा दिए। इससे रिलेटेड बहुत सारा हम क्वेश्चन भी आपके लिए लाए हैं, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।